स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आखिर दाऊद इब्राहिम भारत से भागा कैसे? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी कई बार पूछा जाता है। आज का एपिसोड होने वाला है मुंबई पुलिस वर्सेस मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड उसके बारे में। कई लोग आप में से पूछते हैं और ये सोचेंगे कि आखिर मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। इसकी अहमियत आप उन ऑफिसर से पूछिए जो 70, 80 और 90 के दशक में मुंबई में पोस्टेड थे। वो IAS, IPS ऑफिसर्स, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जिनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी और जिनके लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड उस समय पर ऑर्गेनाइज क्राइम का ये पूरा नेक्सस एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। उसको क्रैकडाउन करना, उससे डील कर पाना मुश्किल हो गया था। या फिर आप उनसे पूछिए जो इस समय भारत के कई ऐसे राज्यों में जहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क को एक बार फिर से एक्टिव होते देखा जा रहा है, बनते हुए देखा जा रहा है, वहाँ के उन ऑफिसर्स से पूछिए जो इससे हर रोज़ डील करने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड के पैटर्न्स को रीड करते हैं, उसको समझते हैं। तो इस वजह से भी ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये ऑर्गेनाइज क्राइम इन इंडिया, ये पूरा नेटवर्क क्या था। और आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन कैंडिडेट से भी जिनके सामने सडनली ये सवाल कर दिया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया एंड इट्स हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये क्या होता है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो भारत के लिए, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारत में, इतने बड़े देश में और उसकी आर्थिक राजधानी मुंबई में एक समय पर सबसे बड़ी समस्या मानी जाने वाली ये जो क्रिमिनल इंडस्ट्री थी, एक तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड जिसको कहा जाता है, जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया की हिस्ट्री पूरी यहीं से रिलेटेड है। आखिर इसको ख़त्म कैसे किया गया, इससे निपटा कैसे गया, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेम इस तरह के कई सारे एपिसोड्स हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज का एपिसोड नया होने वाला है क्योंकि आज आपको बताएंगे इसके एक तरह से फाइनल चैप्टर के बारे में, जब दाऊद इब्राहिम भारत से भाग गया था। वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जब मुंबई क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम बनाई गई, एक स्पेशल यूनिट बनाई गई, जिसने अपना टारगेट रखा सीधा दाऊद इब्राहिम को कि अब इसे ख़त्म किया जाएगा। दाऊद इब्राहिम के लिए 1977 का, जब वो 19 साल का था, उस समय का एक ऐसा कौन सा पुराना उसका केस था जिसकी वजह से उसे लगा कि अब भागने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और जब उसका पासपोर्ट, जिस समय वो भागा है, उसका वो पासपोर्ट जब मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बंद था उस बॉक्स के अंदर, तब भी कैसे वो दुबई भाग जाता है भारत से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पता चलने वाली हैं। आखिर क्या पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस जो है वो इससे जुड़ा हुआ था, सब कुछ पता चलेगा। देखिएगा एंड तक, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर कई सारी इन्फॉर्मेशंस, फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड की। मिड ऑफ 1980s में दाऊद इब्राहिम पर रोक लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था क्योंकि 1981 तक इसने अपना बॉम्बे से लेकर गुजरात पोर्ट्स तक स्मगलिंग का जो नेटवर्क है उसको बहुत ही वास्ट नेटवर्क अपना फैला लिया था। स्मगलिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, सिल्वर, गोल्ड इसकी टॉप प्रायोरिटीज़ पर रहते थे और ये जो नेटवर्क था लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट नहीं किया गया था या उस पर लगाम कसने की कोशिश नहीं की गई थी। इससे पहले 1982 में गुजरात के अंदर उसके ऊपर स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में उसे पकड़ा गया, एक एक्ट कॉफेपोसा उसके ऊपर लगाया गया। इससे भी पहले 1977 में मुंबई के एक एरिया कारनाक बंदर में, वहाँ एक बैंक रॉबरी के केस में उसको पकड़ा गया था, तब भी वो अरेस्ट हुआ था। 19 साल की महज उस समय उसकी उम्र थी। एक चोर की तरह उसको ट्रीट किया गया था क्योंकि उसने एक चोरी ही यहाँ पे की थी, करीबन 4,75,000 करीबन रुपए की वो चोरी थी, रॉबरी थी। और इस केस में भी उसको जब पकड़ा गया, लेकिन बेल मिल गई एक दिन के बाद ही, 24 घंटे ही वो सिर्फ जेल में रहा था, सिर्फ एक दिन। लेकिन ये जो साल आ चुका था 1981 तक, साबिर इब्राहिम जो कि दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था, उसके कत्ल के बाद में पठान गैंग के ऊपर आरोप था कि उन्होंने इसका कत्ल किया है। और उसकी वजह से ये जो दो गैंग्स थे, दाऊद गैंग और पठान गैंग, इनके बीच में हर रोज़ आए दिन मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर होता था। और उस गैंग वॉर की वजह से मुंबई पुलिस को, लोगों को, मुंबई के सिविलियंस को परेशानी होती थी क्योंकि ब्लड शेड जो था वो पूरी मुंबई की सड़कों पर रहता था। लेकिन यहाँ इस बीच में कुछ और भी हुआ था। दाऊद इब्राहिम इसी साल 1981 में, एंड में 1981 के, साबिर इब्राहिम के कत्ल के बाद में गुजरात जाता है। ये बताया जाता है कि वो साबिर के कुछ जो लोग थे जिन्होंने उसको मारा था, उनके सर्च में वहाँ पे गया था कि उनको पकड़ेगा, उनको ख़त्म करेगा। लेकिन यहाँ पे जब वो गया तो गुजरात में स्मगलिंग केस जो था उसमें पकड़ा गया था 1981 के एंड में ही, वहाँ पे बरी हुआ। इस बीच में मुंबई में दाऊद का जो छोटा भाई था, नूरा इब्राहिम, इसे पठान गैंग के एक मेंबर, जो कि उस समय पठान गैंग का लीडर भी कहा जाता था, समद खान पठान, उसने एक बार में देखा मुंबई के, और वहाँ पे इनकी कहासुनी हुई और बहुत बुरी तरह झड़प हो जाती है, जिसके बाद बहुत बुरी तरह पीटा भी जाता है नूरा को, यानी दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई को समद खान के द्वारा। ये सारी चीज़ें जब हुई
पठान गैंग को ख़त्म करने का, ओवरऑल पूरी तरह से ख़त्म करने का प्लान इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने बना लिया था कि अब जो बात है वो पहले उसके बड़े भाई को मारा, उसके बाद अब छोटे भाई पे को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है थी, इसके बाद फाइनल ये एक्शन लिया गया कि अक्टूबर 1984 में समद खान को ख़त्म किया जाएगा, पूरी तरह से पठान गैंग को ख़त्म किया जाएगा। ये कैसे किया गया? मुंबई के सिक्का नगर में समद खान, यहाँ पे एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे आया हुआ था, इसकी खबर लग जाती है दाऊद गैंग को। और मुंबई के सिक्का नगर में यहाँ पे इस बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त दाऊद गैंग के मेंबर्स ने, जिसमें छोटा राजन भी शामिल था उस समय पर, बहुत ही एक्टिव और यंग मेंबर था दाऊद इब्राहिम ग्रुप का, करीबन 19 गोलियां समद खान पठान को मारी और उसे ख़त्म कर दिया जाता है। समद खान किलिंग के बाद में ही बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने, जो मुंबई क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि अब अंडरवर्ल्ड के ऊपर और खासकर दाऊद इब्राहिम के ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। मिड 1980s में बढ़ते अंडरवर्ल्ड को देखते हुए मुंबई पुलिस ने एक पॉलिसी की शुरुआत की जिसे एनकाउंटर पॉलिसी कहा जाता था। इसकी शुरुआत की थी उस समय के पुलिस कमिश्नर मुंबई के जूलियो रिबेरो ने। उनका जब उनका कार्यकाल यहाँ से ख़त्म हुआ मुंबई से, तो दूसरे जो पुलिस कमिश्नर बने DS सोमन साहब, 1985 से 1987 तक पुलिस कमिश्नर रहे मुंबई के, उन्होंने भी इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू किया जो कि जूलियो रिबेरो की बनाई हुई पॉलिसी थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर DS सोमन थे। अब 1986 में अपना चार्ज संभालने के अगले ही साल उन्होंने एक स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम बनाई और इस टीम को बनाया गया था इसलिए कि इसका टारगेट था सीधा दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के जो डेंस हैं, जो उसके अड्डे हैं अलग अलग जगह मुंबई शहर के अंदर, साथ ही साथ में जिसमें मुसाफिर खाना उसका एक सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता, जहां वो रहता भी था, उसका ऑफिस भी वहीं होता था। इसके अलावा उन्होंने इस पॉलिसी में ऐड किया था कि उसके गैंग को भी तोड़ा जाएगा, उसके गैंग को भी धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाएगा। सेम इसी तरह का पैटर्न देखिए, जब भी कोई एक केस सामने आता है, जिस ऑफिसर के पास वो केस होता है, उससे डील करने के लिए हमेशा वो पुराने केसेस को, पुराने उस तरह के पैटर्न्स को रीड करता है, स्टडी करता है और उसके बाद ही उसे क्रैकडाउन करने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। यही सेम चीज़ यहाँ पर DS सोमन साहब ने भी की थी, क्योंकि 1983 में करीबन 3 साल पहले एक बहुत ही सीनियर IPS ऑफिसर हुआ करते थे YC पवार। उन्होंने एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन, जो पहला एक पूरा फेज था मुंबई अंडरवर्ल्ड का, उसके 3 डॉन हुआ करते थे, हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदालिर। तो इसमें से जो वरदराजन था उसे ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से उसका, क्योंकि वो एक आखिरी बचा था इन तीनों में से, जो कि अभी भी लगातार 80s तक भी अपना जो एक अंडरवर्ल्ड था, नेक्सस था, स्मगलिंग का रैकेट था, वो सब चलाता था। उसे क्रैकडाउन करने के लिए उन्होंने इसी तरह की पॉलिसी YC पवार ने अपनाई थी। उस समय उन्होंने डेंस को, उसके लिकर जहाँ पे जो अड्डे हुआ करते थे, दारू के अड्डे थे, गैम्बलिंग के अड्डे थे उसके कई सारे मुंबई में, पहले उन सबको टारगेट किया, फिर उसके गैंग को टारगेट किया और फाइनली इस वजह से जो वरदराजन मुदालियर था वो मुंबई से सीधा तमिलनाडु भाग जाता है जहाँ से वो आया था। तो ये जो इस तरह का एक पैटर्न था, सेम यही अपनाने वाले थे अब DS सोमन। 1986 में उन्होंने मुंबई स्पेशल क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई। पैटर्न वही था कि दाऊद इब्राहिम के डेंस को, मुसाफिर खाना को टारगेट किया जाएगा, उसके गैंग मेंबर्स को तोड़ा जाएगा, उन्हें ब्रेक किया जाएगा। इस क्राइम ब्रांच की टीम ने, इसमें ऐसे ऑफिसर्स को रखा गया था जो बहुत ही स्पेशली ट्रेंड हो। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि दाऊद के खबरी ना हो, क्योंकि उस समय पर कई बार ये देखा गया कि मुंबई पुलिस के अंदर से, और जिसकी बातें आज तक उठती हैं कि कई बार ऐसे ऑपरेशंस किए गए दाऊद को पकड़ने के लिए पाकिस्तान से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मुंबई पुलिस के तरफ से ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद जो खबर थी वो दाऊद इब्राहिम तक पहुँच गई। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया था कि ये ट्रस्टेड ऑफिसर्स हों, दाऊद इब्राहिम के खबरी ना हो, जिससे कि ये पूरा जो ऑपरेशन अब हम करेंगे वो कहीं फेल ना हो जाए, अनसक्सेसफुल ना रहे। और इसके लिए उन्हें पूरी छूट दी गई थी कि आपको जब भी जिस भी गैंग मेंबर को दाऊद किडनैप करना है, उसे पकड़ना है, ब्रेक करना है, आपको इसके लिए पूरी जो आदेश है एक तरह से फ्री हैंड है, तो आप ये कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये वही समय था जब 1986 में दाऊद इब्राहिम की शादी भी हुई थी। उसकी शादी हुई महजबीन से, जो उसकी पहली वाइफ थी। करीबन 1-2 महीने के बाद में ही ये जो ऑपरेशन था इसको प्लान कर लिया गया था मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के द्वारा। दाऊद की शादी हुई। इस समय पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के ऊपर जो समद खान का रिसेंट में केस उसने किया था 1981 में, जो उसका कत्ल किया था, इस केस के अंदर दबिश डालना दाऊद इब्राहिम के अलग अलग अड्डों पर शुरू कर दिया, क्योंकि इसके बाद मुंबई में गैंग वॉर जो था वो भी बढ़ने लगा था और साथ ही साथ में दाऊद इब्राहिम के स्मगलिंग नेटवर्क जो थे उनमें भी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही थी। लेकिन अब आप ये देखिए कि मुंबई पुलिस को उनका फाइनल पॉइंट मिल चुका है दाऊद इब्राहिम को टारगेट करने का समद खान के किलिंग के बाद। लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला था या ऐसा कुछ चल रहा था जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और जिसकी वजह से उसने दुबई भागने का प्लान कर लिया था।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना है आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बनना, चाहे कोई भी नेक्सस, कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम का नेक्सस हो या किसी भी तरह के अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भारत में है, उनको ख़त्म करने का आपका उद्देश्य, भारत को तरक्की की राह पर ले जाने का आपका उद्देश्य है, तो स्टडी आईक्यू हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है इस तैयारी में। यूपीएससी की आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाता है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज देख रहे हैं, लेटेस्ट बैचेज हैं, जल्दी ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं, इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करिए, अपना कोर्स परचेज करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और सबसे बड़ा डिस्काउंट उस पर पाने के लिए इस प्राइस पर जो आपको दिख रहा है वीजे लाइव कोड लगाइए। आप अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे ही, आसान बनाएंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो दरअसल दाऊद इब्राहिम के अर्ली क्रिमिनल करियर में उसका एक केस हुआ था 1977 में, जब उसकी उम्र महज 19 साल की थी। उसने मुंबई के कारनाक बंदर एरिया में एक कॉर्पोरेशन बैंक हुआ करता था, जहाँ से कुछ लोग निकल रहे थे अपनी कार में। कुछ मारवाड़ी सेठ थे, उनके करीबन 4,75,000 रुपए जो थे उनको रॉब कर लिया था, उसकी डकैती कर ली थी। लाठी डंडों के एक पिस्टल के नोक पर यह पूरी रॉबरी की गई थी दाऊद इब्राहिम के द्वारा। पहला एक तरह से उसका एक क्राइम बताते हैं, एक बड़ा सीवियर क्राइम जिसमें उसको जेल भी जाना पड़ा, और पहली बार जेल गया था यहाँ पे दाऊद इब्राहिम। एक दिन के लिए उसको रहना पड़ा था। लेकिन ये जो पूरी रॉबरी इसने की थी वो काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल थी, क्योंकि पिधोनी पुलिस स्टेशन ने मुंबई के एक दिन के अंदर ही 2 लड़के जो दाऊद के साथ में थे, मेन जो कि एक्यूज थे इसमें, उनको और दाऊद इब्राहिम को पकड़ लिया था। सारा का सारा जो पैसा था वो भी रिकवर कर लिया गया था, 4,75,000 रुपये। उस समय पर बहुत बड़ी रकम थी, 1977 की ये बात है। और एक दिन करीबन उसको जेल में रहना पड़ा, क्योंकि पिता पुलिस में थे, उन्होंने बेल करा ली और दाऊद को निकाल लिया। लेकिन इस केस में सेक्शन ऑफ डेकोइटी एंड आर्म रॉबरी, ये जो केस था ये पूरा बना था दाऊद इब्राहिम के ऊपर, और इसकी वजह से जो ट्रायल था वो अब बॉम्बे कोर्ट में चला गया था। बॉम्बे की एक अदालत में ये पूरा केस था, वो चल रहा था। 2 साल के बाद ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया 1979 था, उसमें ये फैसला सुनाया गया और ये बताया गया कि दाऊद और बाकी 2 और लोगों को 4 साल की सज़ा और 1,000 रुपये का सब पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये चीज़ें की जाएंगी यहाँ पे। दाऊद ने अपने वकील से पहले सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट दोनों जगह अपील कराई इस केस के ऊपर, उसके अगेंस्ट में। लेकिन हर बार देखा गया कि इस अपील के ऊपर कुछ खास सुनवाई नहीं हो पाती थी, और इसको हर बार ये समझ में आ जाता है दाऊद इब्राहिम को कि सज़ा बरकरार रखी जाएगी। जो 4 साल की सज़ा उसको हुई है, 1,000 का जो जुर्माना लगा है सब पर, ये बरकरार इसको रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं, और फाइनली जिस तरह से हमारे जो अदालतों में केसेस लंबे चलते हैं, इस केस के साथ भी वही हुआ। लेकिन देखा यह गया कि इस समय पर भी केस चलते रहने के बावजूद दाऊद इब्राहिम ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगाई, और यही कारण रहा कि 1986 तक आते आते उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का जो एक ऑपरेशन था, जो टारगेट था, वो मुंबई पुलिस ने उसे अपना बना लिया था। 1986 में ये हुआ कि ये तय था फाइनली कि हाई कोर्ट तक ये केस पहुंच चुका है, लगातार ये अपील कर रहा है, और इस बार भी होगा यही कि पिछले 2 बार की तरह जो सज़ा है उसको बरकरार रखा जाएगा। और इसी वजह से दाऊद इब्राहिम ने एक प्लान अपना बना लिया था। ये वही पूरा टाइम है, अगर आप देखें तो, जिस समय पर DS सोमन का, कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस उस समय के, 85 में उनका आना होता है, 1985 में मुंबई के अंदर। इसी समय पर बीच में 1981 में, इससे पहले समद खान का मर्डर हुआ, उसकी किलिंग हुई। उसके बाद में मुंबई पुलिस ने क्रैकडाउन करना शुरू किया दाऊद इब्राहिम के गैंग को, और ये सारी चीज़ें थी। इसी दौरान में ये जो टीम थी स्पेशल क्राइम ब्रांच की, मुंबई पुलिस की स्पेशल यूनिट, इसको बनाया गया था। और फाइनली ये वो दिन 1986 का आ जाता है जब दाऊद इब्राहिम एक प्लान करके बैठा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि आखिर उसको मुंबई पुलिस की उस यूनिट के ऑपरेशन के बारे में खबर कैसे मिली। ये दिन आता है 1986 का, गर्मियों के दिन थे, करीबन मिड ऑफ 1986 की बात है, मई और जून की। मुंबई क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट की टीम DS सोमन के आदेश पर, कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस के आदेश पर, आधी रात में दाऊद के सबसे बड़े अड्डे मुसाफिर खाना पहुंच जाती है। ये वो डबल स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी मुसाफिर खाना की, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे नीचे दाऊद का ऑफिस भी हुआ करता था। इस वक्त दाऊद का जो पासपोर्ट था, जब ये टीम यहाँ से रवाना हुई अपने ऑफिस से दाऊद को पकड़ने के लिए आधी रात में, वहाँ पे उस वक्त ये बताया जाता है कि उसका जो पासपोर्ट था वो मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, जो डिपार्टमेंट में एक कमरा था जहाँ पे सारे बॉक्सेस अलग अलग बने हुए होते थे, वहाँ पे लोगों के जो भी सामान थे उनको रखा जाता था, क्रिमिनल्स के। उस कमरे के अंदर दाऊद का जो पासपोर्ट था वो पहले से ही जब्त था, पहले से रखा गया था। एक ऑफिसर क्राइम ब्रांच के थे, राजा तांबत, उनके पास में उन्होंने उसको रखा था। और जब ये लोग रेड के लिए निकले हैं दाऊद इब्राहिम के मुसाफिर खाना में, उस समय भी एक बार फिर से चेक किया गया कि क्या ये पासपोर्ट वहाँ पे है, तो वो वहीं पे था। सारी चीज़ें क्लियर थी कि दाऊद यहाँ से भाग तो नहीं सकता, और ख़ासकर बाहर तो नहीं भाग सकता है।
मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जब निकलने वाली थी उस समय पर डीएस सोमन ने, कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस ने, एक बहुत बड़े मंत्री को फ़ोन किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में ये फ़ोन किया गया था एक बहुत बड़े मंत्री को, और उनको ये बताया गया इस पूरे सीक्रेट मिशन के बारे में कि हम दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी टीम बनाई गई थी और इसको फाइनली ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है, तो आपका भी आदेश इसमें ज़रूरी है, तो आप इसमें हरी झंडी दीजिए। वो मंत्री जिन्हें फ़ोन किया गया था उनका ये कहना था यहाँ पे डीएस सोमन से कि हम चाहते हैं कि दाऊद को किसी तरह ज़िंदा पकड़ा जाए। डीएस सोमन ने इसको एक तरह से नॉर्मली ही लिया और उस पर हामी भर दी कि बिल्कुल अगर कोशिश यही रहेगी कि उसको ज़िंदा पकड़ा जाए, सामने से अगर कोई फायरिंग होती है तो उसके आगे की कार्रवाई की हम जवाबदेही नहीं ले सकते इस समय पर। फ़ोन को फाइनली कट किया जाता है और ये पूरी जो टीम थी उसको आदेश दिया जाता है आगे बढ़ने का। क्राइम ब्रांच की टीम जब मुसाफिर खाना पहुंची, ये देखा गया कि ये बिल्डिंग आज बहुत वहाँ पे जो सुनसान है इस तरह की दिखाई दे रही थी। लोग वहाँ पे थे नहीं, जबकि आमतौर पर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे। दाऊद के जो गैंग मेंबर्स थे उनको बाहर घूमते हुए देखा जाता था रात में। फर्स्ट फ्लोर पर दाऊद का ऑफिस हुआ करता था, उसमें भी चहलकदमी को देखा जाता था। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स जब मेन गेट पर पहुंचे मुसाफिर खाना में दाऊद के घर के बाहर, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाया, सीज़ किया पूरे गेट को। अंदर किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, बाहर किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा था। बाकी पूरी बिल्डिंग में जब ये एंटर करते हैं तो एक सन्नाटा अलग ही दिख रहा था, क्योंकि इन्हें तलाशी करना ये शुरू करते हैं। कुछ लोग मिले, कुछ फीमेल्स मिली नीचे एक दो, कुछ दाऊद के गैंग के मेंबर्स भी मिले, फैमिली मेंबर्स भी मिले। उनसे पूछताछ शुरू की गई, लेकिन दाऊद इब्राहिम कहीं भी दिख नहीं रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर छानबीन करने के बाद जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सेकंड फ्लोर पर एक रेस्ट रूम हुआ करता था, और उस रेस्ट रूम में उसकी खिड़कियां जो थीं वो पूरी तरह से खुली थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जस्ट कुछ देर पहले तक कोई मौजूद था। खिड़कियाँ पूरी खुली थी। कमरे के अंदर खिड़की खुली होने के बावजूद भी हवा जबकि आर पार हो रही है, फिर भी सिगार की जो स्मेल है, जो सिगरेट की सिगार की स्मेल होती है, वो आ रही थी कि अभी अभी किसी ने शायद यहाँ स्मोकिंग की है। और उसकी वजह से यहाँ पे ये भी सामने सबूत के तौर पर यह देखा गया कि टेबल पर ऐश ट्रे में एक आधा जला हुआ सिगार भी रखा था। पास में ही जो सोफ़ा था उस रूम में, वहाँ पे ऐसा लग रहा था उसे देखते हुए कि कोई अभी अभी इस सोफ़े से उठकर निकला है। तो वो सोफ़ा भी जो था वो थोड़ा दबा हुआ सा लग रहा था, लेकिन कमरा पूरा खाली था और दाऊद इब्राहिम वहाँ पे नहीं था। पुलिस के सामने ये साफ था, ये सारा सिचुएशन, ये सारी चीज़ें देखते हुए, उस कमरे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, कि दाऊद इब्राहिम भाग चुका है। उस दिन पुलिस ने मुसाफिर खाना से काफ़ी सारे अरेस्ट किए थे। बताया जाता है उसके कज़िन्स को, दाऊद इब्राहिम के जो भाई थे उनको, गैंग के मेंबर्स को, उनको उठाया गया, उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया। लेकिन दाऊद मिल नहीं रहा था, कहीं भी मिला नहीं, और वो उसके बारे में कुछ बता भी नहीं रहे थे। खबर सीधा डीएस सोमन को दी गई, पुलिस को, मुंबई पुलिस के कमिश्नर को दी गई। उन्होंने अगले ही दिन मीटिंग बुलाई अपनी पुलिस हेडक्वार्टर में मुंबई के, और उस मीटिंग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर दाऊद को खबर किसने दी, आखिर दाऊद को खबर कैसे मिली। जब उसका पासपोर्ट मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में है, अभी भी हमारे सामने है, तो फिर वो भागा कैसे है, कहाँ पे गया है। और जो टीम है रेड करने के लिए जो गई थी, जब उसमें से एक भी शख्स इसमें शामिल नहीं था खबर देने में, ना ही उसका किसी भी तरह से कोई पास्ट रिकॉर्ड था दाऊद से कनेक्शन का, तो फिर ये खबर किसने पहुंचाई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब कुछ कॉल रिकॉर्ड सामने आए, जब पूरी तहकीकात की गई, तो उन कॉल रिकॉर्ड्स में देखा गया कि दाऊद के पास 10 मिनट पहले ही, यानी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही एक कॉल आया हुआ था। और जब इस कॉल को देखा गया, उस नंबर की जानकारी निकाली गई, ट्रेस किया गया कि आखिर ये नंबर किसका है, क्या है, तब पता चला कि दाऊद इब्राहिम को ये इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने ही दी थी। लेकिन सवाल अब भी था, एक चीज़ सामने क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल क्रिमिनल जो नेक्सस है उसको देखा जा सकता है। दाऊद के भागने के पीछे कहीं ना कहीं यही एक नेक्सस था, यही एक उसका कनेक्शन था जिसने उसको मदद की है यहाँ से। लेकिन सवाल अब भी था कि आखिर दाऊद इब्राहिम भागा कैसे है, जब उसका पासपोर्ट भी हमारे पास में, क्योंकि इस समय पर मुंबई पुलिस को ये भी जानकारी मिल चुकी थी कि दाऊद दुबई पहुँच चुका है। एक सोर्स ने बताया कि वो मुंबई में, अब भारत में है ही नहीं, अब वो दुबई जा चुका है। सवाल अब सामने खड़ा हुआ कि जब पासपोर्ट हमारे पास में है, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बंद है, तो भारत से निकला कैसे। इसके लिए दो जानकारियां सामने आती हैं और दो अलग अलग रिपोर्ट सामने आई हैं। पहला है कि वो मुंबई से दिल्ली पहुंचा वाया फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली से फ्लाइट के जरिए एक फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा है। दूसरी चीज़ सामने आती है कि वो पहले मुंबई से यूपी या फिर बिहार गया है ट्रेन से, उस दौरान जब वो यहाँ से भागा है 10 मिनट पहले। तो पहले मुंबई से बिहार या यूपी गया है ट्रेन से, और उसके बाद वहाँ से नेपाल पहुँचा है, और फिर नेपाल से उसकी फ़्लाइट थी, एक फ़र्जी पासपोर्ट पर उसने ट्रेवल किया, सीधा दुबई पहुँच गया। यहाँ दोनों ही केसेस में फ़र्जी पासपोर्ट का जिक्र आता है, यानी दाऊद इब्राहिम का पहले से ही पूरा फुल फ्लेज प्लान था
कि अब ये जो केस उसके ऊपर लगातार चल रहे हैं और फाइनली जो 81 में उसने क्लेम की है, मुंबई पुलिस ने क्रैकडाउन उसके डेंस को, उसके लोगों को करना, गैंग को करना शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो एक फर्जी पासपोर्ट का दोनों ही केसेस में जिक्र आता है। फाइनली ये पता था सबको कि दाऊद अब दुबई में है, दुबई भाग चुका है मुंबई से। कमिश्नर DS सोमन के टेन्योर में, जो जितना भी इनका 2 साल का करीबन टेन्योर रहा था सर का, 85 से 87, इस बीच में ये देखा गया कि दाऊद तो नहीं खैर हाथ आया, दुबई निकल गया, लेकिन दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, शरद शेट्टी, जितने भी ये गैंगस्टर्स थे उस समय के टॉप गैंगस्टर्स जो कि डी कंपनी के ही हुआ करते थे, ये सारे ही मुंबई से धीरे धीरे करके निकल गए, भाग गए। DS सोमन ने इस तरह से अपनी जो पकड़ थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर बना के रखी थी, उसको ख़त्म करने के लिए वो पूरी तरह से उसको टारगेट पर रखे हुए थे। और यही कारण रहा कि मुंबई को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग उसकी जो थी एक क्लीन फेस की मुंबई के, वो शुरुआत उसकी हुई। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड ऑर्गेनाइज क्राइम इन इंडिया के बारे में। आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हम बना चुके हैं पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर भी। ये सब देखना आपको इसीलिए ज़रूरी है कि आपको पता चलता है कि आखिर ये लोग ऑपरेट कैसे कर रहे थे, आखिर मुंबई पुलिस के लिए क्यों इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, अथॉरिटीज़ के लिए चैलेंजिंग कैसे था इस पूरे नेटवर्क को, इस नेक्सस को ख़त्म करना। इसमें क्योंकि कई बार पॉलिटिकल पुलिस क्रिमिनल नेक्सस मिलता था, कई बार पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस मिलता था, और कई बार पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस भी मिलता था। और जो कि ये तीनों ही इन नेटवर्क्स को, नेक्सस को अगर आप देखें तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में किसी भी एक सिंसियर सीनियर ऑफिसर के लिए, एक ईमानदार ट्रस्टेड ऑफिसर के लिए काम करना, जब उसी के डिपार्टमेंट के या उसके सीनियर पॉलिटिशियंस किसी गैंगस्टर के लिए काम कर रहे हो। तो ये सारे केसेस आपको ऐसे कई सारे बताए हुए हैं, आप सर्च करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे और भी एपिसोड्स, और स्पेसिफिकली ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम इन इंडिया, ये आखिर क्या होता है, किस तरह से अभी एक्टिव है, किस तरह से वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसके ऊपर काफ़ी और वीडियोस भी आपके लिए आगे लेकर आएंगे। ये आपकी काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर एपिसोड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आज ये एपिसोड आपके सामने हाजिर है। टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इनसाइड इन्फॉर्मेशंस आपको दी जाती हैं, आपके लिए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। और बातचीत अगर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।